हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर, मास नंबर को समझेंगे। फिर उसके बाद हम किसी एलिमेंट के सिंबल को उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसे समझेंगे। मतलब हम उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है और केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। वे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एटम के साइज के बारे में समझते हैं। एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। तो जो एटम होता है, परमाणु होता है, ये किसी भी एलिमेंट या तत्व का एक छोटा कण हो सकता है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, मतलब मुक्त अवस्था में भी पाया जा सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। लास्ट चैप्टर में हमने ये चीज समझ ली थी कि जो एटम है वो एक विभाज्य कण है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये किसी भी एलिमेंट का एक छोटा पार्टिकल तो हो सकता है, लेकिन क्या होगा, एक विभाज्य कण होगा, मतलब वो अविभाजित नहीं होता है। नेक्स्ट है, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन बी सीन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। और जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें क्या, एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम STP, जिसका फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, तो इसका यूज हम जो एटम होते हैं उन्हें देखने के लिए, उनकी स्टडी के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसे हमने लास्ट चैप्टर में समझा था। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज यानी परमाणु का आकार। एज एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल। जो एटम है, परमाणु है, उसे हमने क्या, स्फेरिकल माना है। इसलिए जो एटम का साइज होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस से बताते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस होती है उसे हम नैनोमीटर में मापते हैं। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो ये इकाई आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो एटॉमिक साइज को बताती है, और इसे हम इस तरीके से मापते हैं, जैसे ये कोई एक एटम है, तो यहाँ पे इसका जो केंद्र है वहां पे क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। तो जो एटम होता है उसके केंद्र से उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी सबसे बाहरी जो कोश होता है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है, यानी परमाणु त्रिज्या होती है। और जो ये परमाणु त्रिज्या है, इसी से हमें परमाणु के आकार के बारे में पता चलता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे जो हाइड्रोजन का एटम होता है, इसकी एटॉमिक रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। और इसी तरीके से जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके लिए एटॉमिक रेडियस है 10⁻⁹ मीटर। तो ये सारी जो यहाँ पे इकाई है मीटर में दी गई है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था जो ये 36 वाली लाइन होती है इसे हम पीरियड्स कहते हैं, और जो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इसे हम ग्रुप कहते हैं। अब जो पीरियड्स हैं, आवर्त हैं, इसमें बाएं से दाएं जाने पर और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस में किस तरीके का चेंजेस आता है इसे हम समझेंगे। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। तो जब भी हम आवर्त में या पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है, वो घटती जाती है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम। और ऐसा इसलिए होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इसमें जो नाभिक होता है उसमें परमाणु आवेश में वृद्धि होती है। इसके कारण जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के करीब खींचता है, जिससे परमाणु का आकार कम होता है। इसे आप इस एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके पास ये थर्ड पीरियड है, तीसरा आवर्त है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम और उसके बाद है एल्यूमिनियम। हम इन तीनों के लिए कंपैरिजन करते हैं।
तो जो सबसे पहले सोडियम है इसके ऊपर चार्ज होता है +11, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +12 और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +13। तो जो सोडियम है यहाँ पे इसके केंद्र में तो क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक प्रेजेंट है जिसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। इसके बाद जो इसका पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट जो थर्ड शेल होता है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हम आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। तो इसमें भी जो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है उसके बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और अब जो तीसरा शेल है यहाँ पे सोडियम में तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन था और जो मैग्नीशियम में उसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में उस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से यहाँ पे यदि हम इन तीनों एग्जाम्पल का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो इनका तीसरा शेल है वो तीनों में तो सेम ही है, कोई नया शेल नहीं ऐड हुआ है, लेकिन जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पे हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसमें क्या, चार्ज में जो परमाणु आवेश है उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण यहाँ पे जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उन्हें भी वो क्या अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या नाभिक की तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचे आएंगे। तो इस तरीके से जो परमाणु का साइज है वो कम होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज में किस तरीके का चेंज आता है। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जब भी हम समूह में या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। This is because new shells are being added as we go down the group. This increases the distance between the outermost electrons and the nucleus so that the atomic size increases. तो यहाँ पे जो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे उड़ जाते हैं तो क्या एक नया शेल जुड़ता जाता है, जिसके कारण जो सबसे भारी वाला इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है उनके बीच का क्या डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी के कारण जो परमाणु का साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है, वो इंक्रीज होता है। अब हम इसे इस एग्जांपल से समझते हैं कि हम सबसे पहले वाले ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम आता है और फिर पोटेशियम आता है। तो हम इन तीनों एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। तो जो लिथियम होता है उसमें 2 शेल होती हैं जिसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद जो सोडियम होता है उसमें क्या एक तीसरी शेल भी आ जाती है और जो फोर्थ उसके बाद जो पोटेशियम होता है उसमें 4th शेल भी आ जाती है। तो इस तरीके का जो ये इलेक्ट्रॉन्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली समझ में वहां पे आ जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फिर दूसरा शेल आ रहा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस रूल को हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे। यहाँ आप इतना समझिए कि जो भी कोई ग्रुप है जब हम उसमें ऊपर से नीचे तरफ जाते हैं तो उसमें क्या शेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है। तो जैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा तो उस एटम का जो न्यूक्लियस होगा उससे और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो अब आपको 2 बातें याद रखनी है कि जो आवर्त सारणी होती है तो उसमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है क्योंकि परमाणु आवेश बढ़ता है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पे जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है उस वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट हेनरी मोसले ने दिया था। आपको ये नाम याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। The number of protons determines an element's atomic number and is used to distinguish one element from another. जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसी एलिमेंट या तत्व की परमाणु संख्या निर्धारित करती है और इसका उपयोग एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि किसी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और मान लीजिए जैसे मैं बोलती हूँ कि यदि किसी तत्व का एटॉमिक नंबर 6 है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो वो होगा कार्बन। तो मतलब यहाँ पे जो सिर्फ कार्बन है उसी के लिए ही एटॉमिक नंबर 6 होगा, किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता, वो केवल सिर्फ कार्बन के लिए होगा। तो इस तरीके से जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करने के लिए यूज किया जाता है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। और किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर बिकॉज एन एटम ऑलवेज कंटेन होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, एक होल नंबर होता है। मतलब एटॉमिक नंबर हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, वो कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, एक होल नंबर होती है। नेक्स्ट है जो एटॉमिक नंबर है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस समय पे जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, उनकी पुनर्व्यवस्था होती है। जो प्रोटॉन होता है उसके नंबर में चेंज नहीं होता। तो जो कोई एलिमेंट होता है उसका यदि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, ये एक तत्व का विशिष्ट गुण होता है। इसका मतलब है कि जो प्रत्येक तत्व होता है उसमें परमाणु संख्या की एक फिक्स वैल्यू होती है। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। और कोई भी दो तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, इसे हमने अभी एक कार्बन के एग्जाम्पल से समझा है। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज अ केमिकल एलिमेंट्स। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, ये विशिष्ट रूप से एक रासायनिक तत्व की पहचान करती है। इट इज आइडेंटिकल टू द चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। यह नाभिक के चार्ज नंबर के समान होती है। हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना प्रोटॉन नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होता है वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, और जो ये प्रोटॉन पे चार्ज होगा वही यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, वो एक रासायनिक तत्व की पहचान करती है और ये नाभिक के चार्ज नंबर के समान होती है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो इसके चार्ज यानी प्रोटॉन नंबर के समान होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो हाइड्रोजन एटम होता है, इसके पास केवल एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके बाद जो कार्बन होता है, इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसी तरीके से जो क्लोरीन एटम होता है, इसके पास 17 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। नेक्स्ट है न्यूट्रल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। In a neutral atom, the atomic number is equal to the number of electron in the extra nuclear part. Example है neutral atom of sodium contains 11 protons and 11 electrons. तो जो न्यूट्रल एटम होता है, कोई उदासीन परमाणु होता है, तो उसमें जितने नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे जो कोई सोडियम एटम है, तो उसमें यदि वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब उस पर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उस अपनी न्यूट्रल स्टेट में उसमें जितने नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई एलिमेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन यदि लूज करता है, इलेक्ट्रॉन छूटता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो धनायन बना लेता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो ऋणायन बनाता है। लेकिन यहाँ पे हम न्यूट्रल स्टेट यानी उदासीन अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो इस स्थिति में उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, जैसे आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि एक कोई एटम है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो न्यूट्रल एटम है, तो हमें उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो चूंकि अब हमें पता है कि यदि कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अभी हमें दिया गया कि उस न्यूट्रल एटम में यदि 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो चूंकि वो एटम न्यूट्रल है तो इससे हमें पता चल जाएगा उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 11 ही प्रोटॉन होंगे। अब चूंकि प्रोटॉन का नंबर 11 है तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा।
नेक्स्ट है ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड हेंस हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं में नाभिक में समान प्रोटॉन होते हैं और इसलिए उनकी एक ही परमाणु संख्या होती है। इस स्टेटमेंट को आप इस वाले एग्जांपल से ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आपने आइसोटोप्स यानी समस्थानिक के बारे में पढ़ा होगा, यदि नहीं भी पढ़ा होगा तो हम इसे आगे एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे इतना समझते हैं कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वो तीन है। एक तो होता है प्रोटियम और दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रिटियम। तो समस्थानिक में क्या होता है कि इसमें जो प्रोटॉन नंबर होता है वो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। तो जो प्रोटियम होता है और ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम, इन तीनों में ही एक एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। अब चूंकि प्रोटॉन का नंबर यहाँ पर एक ही है इसलिए इन तीनों के लिए इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक ही होगा। तो जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, उनके लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है और तीनों ही समस्थानिक के लिए यानी आइसोटॉप्स के लिए इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है न्यूट्रॉन्स के नंबर में। जो प्रोटियम होता है इसके पास एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि जो ड्यूट्रियम है इसके पास एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और जो ट्रिटियम है इसके पास दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। जो यहाँ पे न्यूट्रल एटम लिखा हुआ है इस पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बराबर होता है, या फिर कोई न्यूट्रल एटम जिस एलिमेंट के लिए हम उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं उसके न्यूट्रल स्टेट में उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट है मास नंबर। द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन एन एलिमेंट्स मास नंबर। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग एक तत्व की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करता है। तो हमने पढ़ा था जो एटम होता है उसके क्या सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है वो किसी भी एलिमेंट के लिए उसकी द्रव्यमान संख्या को बताता है। Protons and neutrons are present in the nucleus. These particles are collectively called nucleons. और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इन्हें हम कंबाइंडली एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मतलब यदि कहीं पर न्यूक्लियॉन्स लिखा है तो उसका मतलब है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में ही केंद्रित होता है। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ए। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर है उसे हम सिंबल Z से डिनोट कर रहे थे और जो मास नंबर है उसे हम A से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है जो मास नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये मास नंबर निकालने का फॉर्मूला हो गया। जो एटॉमिक नंबर था वो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर था और जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो कार्बन होता है उसके हम यहाँ पे दो समस्थानिक ले रहे हैं, दो आइसोटोप्स ले रहे हैं। एक तो है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। तो जो कार्बन 12 होता है इसमें 6 तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि जो कार्बन 12 है इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मास नंबर क्या होगा, 6 + 6 यानी 12 होगा। और इसे लिखते इस तरीके से हैं। यहाँ पे जो कार्बन है इधर नीचे हमने इसका एटॉमिक नंबर लिखा और इधर ऊपर इसका मास नंबर लिखा। अब हम कार्बन के दूसरे समस्थानिक की बात करते हैं जो कि है कार्बन 14। तो जो कार्बन 14 होता है इसमें 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अभी ये क्या न्यूट्रल स्टेट में है तो इसमें जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने ही इसमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसमें 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 6 ही क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब हम इसका मास नंबर निकालना चाहेंगे तो हमें पता है कि मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 8 + 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, कार्बन 14 होगा जिसमें 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो अब हम समझेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट के सिंबल के साथ उसके एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को लिखा जाता है। जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम Z से डिनोट कर रहे हैं, जो मास नंबर होता है उसे हम A से लिखते हैं और जो एलिमेंट का सिंबल है उसे हम X से लिख रहे हैं। तो अब हम इन तीनों चीजों को जब साथ में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
सबसे पहले हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और यहाँ पे ऊपर की तरफ हम मास नंबर लिखते हैं, जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ जेड लिखते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर होता है, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब हम इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो हीलियम होता है, तो हीलियम का सिंबल होता है He। जो हीलियम होता है, इसका में 2 नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि इसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2 ही होगा। इसलिए यहाँ नीचे यहाँ पे 2 लिखा गया है, जो कि इसके एटॉमिक नंबर को बताता है। और इसमें 2 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास नंबर हो जाएगा 2 + 2 = 4। और इसलिए यहाँ पे 4 लिखा गया, जो कि इसका मास नंबर है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के दे दे ये कोबाल्ट का एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे 59 लिखा हो, तो इसका मतलब है कि ये मास नंबर है। मतलब इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन दोनों का सम है 59। और इधर 27 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका एटॉमिक नंबर है। मतलब इसमें 27 नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो अब हमें यदि ये एग्जाम्पल देके हमसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर में न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि हमें पता है जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन की संख्या है। तो हम मास नंबर में से यदि प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स के नंबर आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कार्बन 12 का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ 6 लिखा है, तो इसका मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है। और 12 लिखा है, तो इसका मतलब ये इसका मास नंबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लोरीन का है। तो आपको इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल भी याद होने चाहिए। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने तब भी ये एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो ये एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि इस एलिमेंट में इतने नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर के नाम और इनका सिंबल दिया गया है, ये आपको याद करना है, ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सिंपल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी एलिमेंट का नाम दे दिया और डायरेक्ट उसका सिंबल पूछ लिया, या उसका एटॉमिक नंबर पूछ लिया, या उसमें उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर देके उसका मास नंबर पूछ लिया, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें याद करनी होंगी। ये चीजें काफी आसान होती है, जब आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको ये अपने आप से ही याद होने लगेगी। आप इसे रिवाइज करते रहिए, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। अभी हमने हाइड्रोजन और कार्बन के समस्थानिक के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के बारे में हमने देखा था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हमने देखा था कि इन तीनों में क्या है, जो प्रोटॉन का नंबर है वो 1 ही है। तो यदि एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसलिए इनका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। इसलिए यहाँ पे जो हम नीचे सिंबल लिखते हैं, वो हम एटॉमिक नंबर के लिए नंबर लिखते हैं। तो यदि इन तीनों में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर 1 ही लिखा गया है। नेक्स्ट, इन तीनों में डिफरेंस था न्यूट्रॉन्स के नंबर में। जो प्रोटियम था उसमें एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट था और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका जो मास नंबर लिखते हैं, और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के योग के बराबर होता है। अब चूंकि जो प्रोटियम है उसमें 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन 1 भी नहीं है, तो 1 + 0 होगा 1, तो इसका मास नंबर इधर आ जाएगा 1। इसी तरीके से जो ड्यूटेरियम होता है, इसमें 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 1 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे इसका मास नंबर लिखा जाएगा 2। इसी तरीके से जो ट्रिटियम होता है, उसमें 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और 1 + 2 होता है 3, तो इसलिए यहाँ पे इसका मास नंबर लिखा गया है 3। तो ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी तरीके से जो कार्बन के समस्थानिक है, तो उनमें भी जो प्रोटॉन की संख्या है वो इन तीनों में सेम होगी, 6 ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स के नंबर है वो डिफर कर जाएंगे। जो कार्बन 12 होता है उसमें 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन होते हैं, और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इन तीनों का क्या एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, यहाँ पे 6 ही लिखा जाएगा, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इफ एन एटम्स एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय Z, its atomic mass by A and its neutron number by N, which of the following is correct? Option A, N is equal to A plus Z. Option B, N is equal to Z minus A. Option C, N is equal to A minus Z. And option D, none of the above. तो सबसे पहले हमें प्रश्न में एटॉमिक नंबर दिया गया है कि इसका एटॉमिक नंबर है Z।
तो हमें पता है कि जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमें बताया गया है एटॉमिक मास के बारे में। तो हमें पता है कि जो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो उसमें कितने नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि इसका एटॉमिक मास है A। अब चूंकि जो एटॉमिक मास है वो बराबर होता है इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो हमें दिया गया है Z, और इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनके सम के बराबर। तो इसमें जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो हमें दिया गया है N। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Z प्लस N। अब यहाँ से जो Z है वो बराबर के साइन के इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ये बराबर होगा मास नंबर यानी A, इसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z को इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास नंबर ऑफ 14 एंड द एटॉमिक नंबर 6 हैज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसका मास नंबर 14 है, यानी हमें A की वैल्यू कितनी दी गई है 14 दी गई है, और हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 6। अब चूंकि हमें पता है जो एटॉमिक नंबर है वो उसमें प्रोटॉन के नंबर को बताता है, यानी यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी दी गई है 6 दी गई है, और हमसे पूछा है इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम 14 में से 6 को माइनस करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है एन एटम कंटेन्स 9 प्रोटॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। ऑप्शन A 9, ऑप्शन B 10, ऑप्शन C 19 एंड ऑप्शन D 18। तो हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हमें पता है जो एटॉमिक नंबर है उस एटम में जो प्रोटॉन नंबर प्रेजेंट होते हैं उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 9। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन A। Next, an atom contains 11 protons and 12 neutrons in its nucleus. Which of the following statements is or are correct? तो हमें यहाँ पे दिया गया है किसी एटम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। दिस एटम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 12, नहीं, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 11। इसका मास नंबर 23 होगा, हो सकता है क्योंकि मास नंबर योग होता है प्रोटॉन की संख्या के और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर का। तो 11 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है दिस एटम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा कि कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसमें उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यदि इसमें 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जब तक हमें दिया ना जाए कि वो धनायन है या ऋणायन है तब तक हम उसे क्या न्यूट्रल एटम ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन दिया गया है और हमसे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया तो इसमें कितना 11 इलेक्ट्रॉन ही होगा। यदि हमें क्वेश्चन में दिया जाता कि इसमें 11 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है तब हम मान सकते थे कि इसमें ये ऋणायन होगा, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो इसलिए हम यही मानेंगे कि यदि इसमें 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसमें इसकी न्यूट्रल स्टेट में 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारा केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए द नंबर ऑफ electrons in the atom, option B the total number of protons and neutrons in the nucleus, and option C the number of protons in the nucleus, and option D the number of neutrons in the nucleus। तो हमें पता है जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर के योग के बराबर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द केमिकल सिंबल Ca represents which of the following elements। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कॉपर। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो Ca वो सिंबल है वो होता है कैल्शियम के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी NiT, ऑप्शन सी Ne एंड ऑप्शन डी N। तो हमें ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन का सिंबल वो होता है N, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इफ एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 7 एंड a mass number of 14, what is the name of this element। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी नियोन, ऑप्शन डी सिलिकॉन।
तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया गया है 7, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, 7 ही प्रेजेंट होंगे। तो जो एटॉमिक नंबर 7 होता है उसके लिए जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, व्हाट आर द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। तो हमें बताना है कि इस डायग्राम में एक जिस पॉइंट को बता रहा है वो क्या चीज है और बी क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास ए न्यूट्रॉन है, बी प्रोटॉन है। ऑप्शन बी है ए प्रोटॉन है, बी न्यूक्लियस है। ऑप्शन सी है ए न्यूक्लियस है एंड बी इलेक्ट्रॉन है। एंड ऑप्शन डी है ए इलेक्ट्रॉन है, बी न्यूक्लियस है। तो हमें पता है कि किसी भी एटम के जो सेंटर में होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इसलिए सेंटर में बी लेबल्ड है तो वो तो क्या हो गया हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और ए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखते हैं एटम ऑफ एल्यूमिनियम हैज ऑप्शन ए 13 प्रोटॉन्स 13 न्यूट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी 13 प्रोटॉन्स 13 न्यूट्रॉन्स 27 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी 13 प्रोटॉन्स 14 न्यूट्रॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑप्शन डी है 14 प्रोटॉन्स 13 न्यूट्रॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता हो। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। तो अब चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है मतलब इसमें प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 13 ही प्रेजेंट होंगे, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो तो वैसे ही कट हो जाता है। इसके बाद जितने इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही इसमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, जिसमें 13 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। ऑप्शन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। एंड ऑप्शन डी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो यदि हम मास नंबर को यदि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलेंगे कि जो मास नंबर है वो बराबर है प्रोटॉन की संख्या जिसे हम जेड से लिख रहे हैं और ये प्लस होता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जिसे हम एन से लिख रहे हैं। अब हम यदि इस इक्वेशन से एन की वैल्यू निकालना चाहे यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहे तो वो हमारे पास आता है ए माइनस में जेड, यानी जो मास नंबर है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं उसका प्रोटॉन का नंबर, और चूंकि हमें पता है जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो यानी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो बराबर आया मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर के। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।